Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and today I'm going to deliver my lecture number 5 for the students of BSCS 6th semester. Today my topic is proposal, good news and bad news. These are two topics. I'm going to deliver my lecture about these two topics today. So let us start. स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये लेक्चर नंबर 5 है BSCS 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और मेरे आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रपोजल, इसके अलावा गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। तो आइए अल्लाह के पाक नाम से अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। Good news messages are positive replies. They are written to clients and customers to convey a favorable response to their request. ये पहला सेंटेंस गुड न्यूज़ की डेफिनेशन है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ गुड न्यूज़, डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने लिखना है जी, गुड न्यूज़ मैसेजेस आर पॉजिटिव रिप्लाइज, दे आर रिटन टू क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स टू कन्वे अ फेवरेबल रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट। यानी कि ये किसी कस्टमर, किसी ग्राहक की रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इट इज़ ईजी टू राइट सच मैसेजेस बिकॉज दे आर शॉर्ट एंड फॉलो डायरेक्ट मेथड। और इन मैसेजेस का लिखना बड़ा आसान है क्योंकि ये बड़े मुख्तसर होते हैं और डायरेक्ट मेथड में लिखे जाते हैं। दो दे आर शॉर्ट एंड ईजी टू राइट, येट द राइटर शुड फॉलो द स्टेप्स ऑफ मैसेज प्लानिंग। फर्स्ट, एनालाइज द सिचुएशन। कहा गया कि अगरचे ये आसान है लेकिन फिर भी मैसेज प्लानिंग के कुछ एक स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स हैं टेक्निकल, उसे फॉलो करना ज़रूरी है। तो उन रूल्स में, उन टेक्निक्स में पहले नंबर पर क्या है, एनालाइज द सिचुएशन टू मेक द पर्पस ऑफ योर मैसेज क्लियर। पहले तो सिचुएशन को समझें ताकि आप जो मैसेज लिखने जा रहे हैं उस मैसेज से मुतलिक आपके अपने जहन में पर्पस क्लियर हो जाए। सेकेंड, You should be aware of the kind of audience you are going to deal with. दूसरे नंबर पर आपको वाज़ेह होना चाहिए कि आपके ऑडियंस कौन है, यानी ऑडियंस का सोशल स्टेटस, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। थर्ड, तीसरी बात, गैदर द इंफॉर्मेशन योर ऑडियंस वांट टू रिसीव। जो इंफॉर्मेशन आपकी ऑडियंस चाहते हैं उससे कलेक्ट करें। फोर्थ, सिलेक्ट द राइट मीडियम टू कंपोज द मैसेज। और मैसेज कंपोज करने का मीडियम आपका सही होना चाहिए। फिफ्थ, ऑर्गेनाइज योर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। और पांचवा असूल ये है कि अपनी इंफॉर्मेशन को बड़े इफेक्टिवली, मौसर अंदाज में ऑर्गेनाइज करें। तो ये 5 टेक्निक्स हैं, 5 टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि जहन में रखने चाहिए किस वक्त जब हम गुड न्यूज़ लिख रहे हैं। योर नीड टू अडेप्ट योर मैसेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ योर ऑडियंस। और आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने मैसेज को ऑडियंस के डिमांड के मुताबिक ढाल दें। मेंटेन द यू एटीट्यूड, बी पोलाइट एंड यूज़ बाइस फ्री लैंग्वेज टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। मजीद आपने क्या करना है, मेंटेन द यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड हम बारहा पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं। यू एटीट्यूड क्या है कि जब आप किसी कस्टमर के नाम मैसेज लिख रहे हैं तो उसके नुक्ता नज़र से सोचें, उसकी जगह पर रहकर सोचें, जो अल्फाज वो पसंद करता है वो अल्फाज इस्तेमाल करें, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक अपने मैसेज को ढाल लें। ये यू एटीट्यूड कहलाता है। इसके अलावा कहा गया बी पोलाइट, अपने लहजे में, अपनी राइटिंग में पोलाइट रहे एंड यूज़ बाइस फ्री लैंग्वेज, यानी आपकी लैंग्वेज में तंग नजरी, तासुब नहीं होना चाहिए। टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर एंड टू प्रोजेक्ट योर कंपनीज इमेज। इस तरह से क्या होगा, अपने कस्टमर के साथ आपके अपने रिलेशन बेहतर होंगे, उसकी नज़र में आपकी कंपनी का इमेज बेहतर हो जाएगा। फाइनली यूज़ प्लेन इंग्लिश एंड ट्राई टू यूज़ द एक्टिव वॉइस। आखिरी बात यह है कि प्लेन सादा इंग्लिश का इस्तेमाल करें और एक्टिव वॉइस टेंस का इस्तेमाल करें। गुड न्यूज़ मैसेज इंक्लूड द फॉलोइंग
अब गुड न्यूज़ मैसेज में मंदरजा झैल 5 चीज़ें होती हैं। रिप्लाई फेवरेबली टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको कोई रिक्वेस्ट रिसीव हुई है तो अच्छे तरीके से उसका जवाब दें। एक्नॉलेज द ऑर्डर्स, अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है तो उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखा जाए। रिस्पॉन्डिंग फेवरेबली टू एडजस्टमेंट लेटर्स, और अगर एडजस्टमेंट के लिए कहा गया है यानी कस्टमर का कोई लॉस हुआ है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है और एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो उस सूरत में भी फेवरेबल लहजे में जवाब दें। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, जब आप कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखें तो उसमें भी आपका लहजा बड़ा पॉजिटिव हो, लैंग्वेज बाइस फ्री हो, सिंपल इजी लैंग्वेज हो, डायरेक्ट मेथड हो। लेटर्स ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट, और जब आप किसी को कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहे हैं तो उसमें भी पोलाइट्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल ना करें कि पढ़ने वाले को महसूस हो कि जनाब ये कंपनी मुझे मुलाजमत क्या दे रही है, तो मुझ पर एहसान कर रही है। इस तरह के तीखे तल्ख अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। न्यूट्रल मैसेज इंक्लूड द फॉलोइंग, और इसके साथ जब आप न्यूट्रल मैसेज लिखते हैं तो उसमें अनाउंसमेंट्स अबाउट इवेंट्स एंड सेल्स प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शामिल होती हैं। कोई अनाउंसमेंट है वो न्यूट्रल है, ना किसी के हक़ में है ना खिलाफ है। किसी इवेंट से मुतलिक कोई अनाउंसमेंट है, जैसे किसी छुट्टी से मुतलिक कोई ऐलान है। सेल्स प्रोसीजर से मुतलिक बताना है कि हम एक नई प्रोडक्ट तैयार हुई है, इसका सेल प्रोसीजर क्या होगा। कंपनी अपनी कोई नई पॉलिसीज़ वज़ा करती है और वो पॉलिसीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को बताना चाहती है, तो वो एक न्यूट्रल मैसेज है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब एक नए हायर होने वाले मुलाजिम को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आगाह करना होता है तो उसको जो मैसेज दिया जाता है, जिस अंदाज में दिया जाता है, वो न्यूट्रल मैसेज होता है। नेक्स्ट इसी का इससे जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, अ 3 स्टेप प्लान इज फॉलोड टू राइट गुड न्यूज़ एंड न्यूट्रल मैसेज। कहा गया कि 3 स्टेप्स प्लान फॉलो करना पड़ता है गुड न्यूज़ लिखने के लिए या न्यूट्रल मैसेज लिखने के लिए। वो क्या है? व्हेन यू राइट अ गुड न्यूज़ और न्यूट्रल मैसेज यू शुड एक्ट अपॉन दिस डायरेक्ट अप्रोच प्लान, तो आपको इस प्लान पर अमल करना। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? मेन आइडिया और गुड न्यूज़। जो मेन आइडिया है, जो गुड न्यूज़ है, वो पहले फिक्रे में बयान करें। इधर उधर की बातें मत करें, ना ही अपने कस्टमर को पहेलियों में उलझा दें। द राइटर शुड ओपन द मैसेज बाय मेकिंग अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ मेन आइडिया। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड न्यूज़ मैसेज इज टू टेल द रीडर समथिंग प्लेजेंट। कहा गया कि गुड न्यूज़ का मकसद होता है कुछ प्लेजेंट बताना है। एंड द मेन आइडिया मस्ट कंटेन द दैट समथिंग प्लेजेंट, और आपके मैसेज का जो मेन आइडिया है, जो स्टार्टिंग लाइन है, उसमें वही प्लेजेंट पॉइंट शामिल होना चाहिए। डिटेल, after describing the main idea, the writer should give detail about the matter under discussion. Explanation could also be given if needed, so that the reader could understand the message. और जब आप मैसेज डिस्क्राइब कर चुके हैं तो इसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिए, वो भी बेहतर होता है। इसके बाद आ जाता है जी डिटेल, यानी अपने मैसेज की डिटेल देनी है। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द मेन आइडिया द राइटर शुड गिव डिटेल अबाउट द मैटर अंडर डिस्कशन। जब आप मैसेज बता चुके हैं, गुड न्यूज़ डिलीवर कर चुके हैं, तो उसकी डिटेल भी बता दीजिए। एक्सप्लेनेशन could also be given if needed so that the reader could understand the message. एक्सप्लेनेशन दे देनी चाहिए ताकि रीडर को समझ आ जाए कि बात इनफैक्ट थी क्या। उसके बाद पॉजिटिव क्लोज है जी, आपके मैसेज का क्लोज बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैसेज गुड न्यूज़ है तो इसका क्लोज भी गुड होना चाहिए। A good news message should be given a courteous close. The writer is supposed to be polite in his style and language. वो पहले वाली बात है, लैंग्वेज स्टाइल दोनों ही पोलाइट होना चाहिए। देयर विल ऑल्सो बी एन एक्सप्रेशन ऑफ गुड विल जेस्चर फॉर द रीडर इन द एंडिंग पैराग्राफ। और एंडिंग पैराग्राफ में ये फिर एटलीस्ट लास्ट सेंटेंस पे अपने रीडर को एक गुड विल जेस्चर जरूर दें। जैसे कि लिख देना स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एटसेट्रा। बैड न्यूज़ मैसेज। अब हमारे आज के लेक्चर का ये सेकंड पॉइंट है बैड न्यूज़ मैसेज। ऑफ अ मैसेज दैट फेल्स टू कम अप विद द
होप ऑफ द रीडर एंड डिसअपॉइंट्स हिम इज कॉल्ड बैड न्यूज़ मैसेज। यानी वो मैसेज जो कि आपके रीडर को पसंद नहीं आता, उसकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ है, वो बैड न्यूज़ मैसेज कहलाता है। और बैड न्यूज़ मैसेज को डिलीवर करना कदरे मुश्किल होता है। It is difficult to compose bad news message because it needs exceptional ingenuity to compose a statement which maintains goodwill and conveys a bad news message simultaneously। कहा गया कि इसके लिए बड़ी ही गैर मामूली महारत की ज़रूरत होती है कि आप एक बैड न्यूज़ मैसेज कन्वे करें और कस्टमर के साथ गुडविल भी बनाए रखें, यानी वो नाराज़ भी ना हो। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। When you send a negative message you are supposed to achieve 4 goals। और जब आप एक नेगेटिव मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो आपके सामने 4 गोल्स होते हैं। नंबर 1, टू कन्वे द बैड न्यूज़। आपका पहला गोल यही है कि आपने बैड न्यूज़ कन्वे करनी है। टू मेक द रीडर एक्सेप्ट बैड न्यूज़। दूसरी चीज़ ये है कि रीडर उस बैड न्यूज़ को कबूल करें, इस अंदाज में पेश करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैड न्यूज़ को इस तरह से पेश करें कि रीडर उसको कबूल करे। टू मेंटेन गुडविल। और तीसरा गोल ये है कि आपके कस्टमर के साथ आपकी गुडविल भी बनी रहे। टू रिड्यूस नीड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। और मैसेज इस तरह से लिखना है कि मैसेज पढ़ लेने के बाद बैड न्यूज़ डिलीवर भी हो जाए, राइटर रिसीवर उसको कबूल भी कर ले और उसके जहन में मज़ीद कोई अबहाम न रह जाए, वो मज़ीद कोई सवाल ना पूछे, आपसे कांटेक्ट ना करे मज़ीद किसी सवाल के लिए। यानी आपका लिखा हुआ मैसेज क्लियर होना चाहिए, जामे वाज़े होना चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स प्लान। और इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है। उनमें से पहला है जी बफर स्टेटमेंट। द टर्म बफर मीन्स कुशन और एब्जॉर्बर एटसेट्रा। एब्जॉर्बर लफ्ज एब्जॉर्ब से है यानी जज़ब करना। तो कहा गया कि बफर का मतलब होता है कुशन, एक नरम चीज, या फिर एब्जॉर्बर जज़ब कर लेने वाला। एज अ कुशन सेव्स यू फ्रॉम अ हिट, बफर सेव्स यू फ्रॉम योर रीडर्स एंगर। जैसे कुशन किसी हिट से, धचके से बचाता है, बफर स्टेटमेंट आपको आपके पढ़ने वाले के गुस्से से बचाती है। अब बफर स्टेटमेंट इस सिंपल, ये बड़ी सादा सी होती है, न्यूट्रल होती है एंड रेलिवेंट और मौजू से मुताबिक होती है। टू बी एक्यूरेट द राइटर अप्लाइज इन डायरेक्ट अप्रोच। और सही रहने के लिए, एक्यूरेट रहने के लिए राइटर इन डायरेक्ट अप्रोच अपनाता है। यानी जो बैड न्यूज़ है वो डायरेक्ट डिलीवर नहीं किया जाता, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो गुड न्यूज़ है वो डायरेक्ट डिलीवर की जाती है। द राइटर अप्लाइज इनडायरेक्ट अप्रोच एंड गिव्स सम एक्सप्लेनेशन टू सेव द रीडर फ्रॉम स्वीयर शॉक। रीडर को शॉक से, धचके से बचाने के लिए वो कुछ एक्सप्लेनेशन भी देता। दूसरा पॉइंट है जी स्पोर्टिंग रीजन। जो रीजन आपने पेश किया है उसको सपोर्ट भी देनी है, उसको डिफेंड भी करना है। आफ्टर मेकिंग सुटेबल बफर स्टेटमेंट द राइटर शुड प्रेजेंट रीजंस टू शो दैट द कंपनी डिसीजन वाज राइट। जब आपने बफर स्टेटमेंट दे दी, बैड न्यूज़ डिलीवर कर दी, तो उसके बाद दलील पेश करें कि कंपनी का फैसला सही था, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया है, तो इन बुनियादों पर रिजेक्ट किया गया है। द राइटर शुड कंसाइजली गिव इनफ डिटेल फॉर द रीडर टू मेक हिम एक्सेप्ट द सिचुएशन। द राइटर शुड कंसाइजली गिव इनफ डिटेल। राइटर को चाहिए कि बड़े मुख्तसर अंदाज में तफसील पेश कर दे, मुख्तसर भी रहे, तफसील भी दे दे किस चीज़ की। फॉर द रीडर टू मेक हिम एक्सेप्ट द सिचुएशन, ताकि रीडर इस सारी सूरत हाल को, इस सारी सिचुएशन को कबूल कर ले। स्टेटमेंट ऑफ बैड न्यूज़, अगली चीज़ है बैड न्यूज़ की स्टेटमेंट, यानी पूरी तहरीर, पूरा लेटर कैसा होना चाहिए। द स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव डिसीजन टेकन बाय द कंपनी इज द मोस्ट सेंसिटिव सेंटेंस ऑफ अ बैड न्यूज़ मैसेज। एक पूरे बैड न्यूज़ मैसेज में वो एक फिक्रा जिसमें बैड न्यूज़ लिखी जाती है, जिसमें लफ्ज़ लिखा जाता है कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड, वो सेंटेंस बड़ा सेंसिटिव होता है। सिंस द राइटर इज गोइंग टू कन्वे अ नेगेटिव न्यूज़ टू द रीडर, ही शुड डू इट इन अ प्लेन एंड पोलाइट वे। तो राइटर को चाहिए कि वो सादा लफ्ज़ों में, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में ये स्टेटमेंट पेश करे। उसके बाद पॉजिटिव क्लोजिंग है जी।
Close your message in a friendly manner. Make the reader think that he is a valuable customer for the company, although his request has not been granted. आखिर में इस तरह का एक तासुर पेश करें कि आपके कस्टमर को महसूस हो कि अगरचे उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है लेकिन वो अभी भी बड़ा यूजफुल है इस कंपनी के लिए. द courteous क्लोज may also include your offer to be helpful in future. और courteous clause में आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि we shall be available to help you in future, कि हम मुस्तकबिल में भी आपकी मदद के लिए दस्तयाब होंगे. Besides इसके अलावा these 4 steps, carefully planning, writing and closing bad news message also help in the completion of the task. इन 4 स्टेप्स के अलावा कहा गया कि अगर आप बैड न्यूज़ मैसेज लिखने से पहले उसको बड़ी एहतियात से प्लान कर लें, फिर उसको लिखने के बाद उसको रिवाइज करें, उसकी क्लोजिंग पॉजिटिव रखें, तो ये सारी चीज़ें आपको मैसेज को कामयाब बना देती हैं एंड यू डिलीवर द मैसेज. अब प्लानिंग नेगेटिव मैसेज. When you are going to write a negative message, keep it in your mind that the reader does not want to read what you are going to say. वही पहले वाली बात कि जब आप नेगेटिव मैसेज लिखने जा रहे हैं तो जहन में रखें कि आपका रीडर तो इसको पढ़ना ही नहीं चाहता है. इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू एनालाइज द सिचुएशन केयरफुली. लिहाजा मुनासिब यह है कि आप सिचुएशन को एनालाइज करें एंड प्लान एन अप्रोप्रिएट मैसेज, और एक मुनासिब सा मुख्तसर सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज बनाएं. व्हेन द पर्पस ऑफ योर मैसेज इज क्लियर, और जब आपके मैसेज का पर्पस वाजे हो जाए इन योर माइंड, गैदर इन्फॉर्मेशन विच कुड मेक द रीडर एक्सेप्ट योर मैसेज. तो फिर वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें विच कुड मेक द रीडर एक्सेप्ट योर मैसेज, कि जिसको पढ़ने के बाद रीडर आपके मैसेज को कबूल कर ले. राइटिंग नेगेटिव मैसेज. अब अगली बात यह कि आपने नेगेटिव मैसेज कैसे लिखना है. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू राइट अ नेगेटिव मैसेज, पुट योरसेल्फ एट द प्लेस ऑफ योर रिसीवर. ये बड़ी अच्छी बात कही गई कि जनाब जब आप एक नेगेटिव मैसेज लिख रहे हैं तो एक लम्हे के लिए अपने आप को रिसीवर की जगह पर रख कर सोचें कि अगर यही नेगेटिव मैसेज आपको रिसीव हुआ होता तो क्या होता है. इट विल हेल्प टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर मैसेज. इससे आपको मदद मिल जाती है कि आप अपने मैसेज को मुनासिब अंदाज में कंस्ट्रक्ट करें. वाइल राइटिंग नेगेटिव मैसेज, ट्राई नॉट टू हर्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द रीडर. और जब आप इस तरह का नेगेटिव मैसेज लिख रहे हों तो बहुत कोशिश करें कि आपके पढ़ने वाले की, मैसेज रिसीव करने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो. यू कैन ऑल्सो ईज द सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बाय यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स रादर देन हार्श एंड नेगेटिव वर्ड्स. और अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो उस शख्स की सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ज़रा कमी आ जाएगी. मायूस तो वो होगा, सदमा तो उसको होगा, लेकिन कुछ कमी आ जाएगी उसकी मायूसी में, उसके सदमे में. कंप्लीटिंग अ नेगेटिव मैसेज. अब अगली बात है कि नेगेटिव मैसेज को कंप्लीट कैसे करना है. व्हेन यू हैव फिनिश्ड रिटन नेगेटिव मैसेज, रिवाइज इट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियर. जब आप मैसेज लिख चुके हैं तो एक बार इसको रिवाइज कर लें, ये देखने के लिए कि सब कुछ वाजे है एंड कंसाइज मुख्तसर है. ट्राई टू प्रोड्यूस अ क्लियर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट. उसके बाद एक बड़ा वाजे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें सो दैट द रीडर में नोट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट एनी पॉइंट, ताकि रीडर किसी बात के खिलाफ ऑब्जेक्शन, एतराज़ ना उठा सके. यानी आपका मैसेज इस तरह प्रोफेशनल और फॉर्मल स्टाइल में होना चाहिए कि पढ़ने वाला कुछ ना कह सके. ये जनाब हमारे आज के लेक्चर का एक टॉपिक था जो कि ख़त्म हुआ. इसके बाद अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं. हमारा आज का अगला टॉपिक है जी प्रपोजल. और ये प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल है. ये आप लोगों से रिलेटेड है. याद रखें आप लोग 6th सेमेस्टर में हैं. बहुत जल्द आपको अगले सेमेस्टर में या उससे अगले सेमेस्टर में एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करना पड़ेगी. आपको कोई थीसिस लिखना होगा या कोई प्रोजेक्ट तैयार करना होगा. उसके बाद ही आपको आपकी डिग्री मिलेगी. लिहाजा प्रपोजल का ये टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये ना सिर्फ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपको इस प्रोसेस, इस मरहले से गुजरना है, इसलिए भी ज़रूरी है. और मुस्तकबिल में प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये आपके काम आने वाली चीज़ है. लिहाजा मेरे आज के इस लेक्चर को एहतियात से सेव कर लीजिए.
A proposal is the document submitted to the prospective funding source. प्रोस्पेक्टिव फंडिंग सोर्स तक मैं ज़रा वाज़ेह कर दूं कि प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी रिपोर्ट है, एक ऐसी तहरीर है जो कि उस सोर्स को, उस कंपनी को, उस इदारे को सबमिट करवाई जाती है जो कि आपको आपकी फंडिंग करेगा, आपको फंड्स देगा आपके प्रोजेक्ट की तकमील के लिए। आउटलाइनिंग द एंटायर प्रोग्राम, इसमें अपने अपने सारे प्रोग्राम की आउटलाइन पेश करनी है, किसमें? अपनी रिसर्च प्रपोजल में, इंक्लूडिंग गोल्स, जिसमें आपके गोल्स शामिल हैं, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, टाइमलाइन, एक्सपर्टीज, कमिटेड एंड प्रोग्राम बजट वगैरह सब शामिल है। अब इन दो लाइंस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद कि इसके बगैर आपको बात की समझ ना आए, वैसे मेरी नज़र में आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। प्रपोजल बेसिकली लिखा जाता है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एक शख्स ने किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इदारे से कांटेक्ट किया, उससे कहा कि जनाब मेरे जहन में ये प्रोजेक्ट है, मैं ये प्रोजेक्ट तैयार करना चाहता हूँ। ये उस कंपनी ने खुद ही इनवाइट किया होगा कुछ एक्सपर्ट्स को कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो जो शख्स उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, जो शख्स समझते हैं कि मेरे पास इतनी तालीम, इतना एक्सपीरियंस है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूं, तो वो शख्स एक रिसर्च प्रपोजल लिखता है जिसमें ये शख्स अपना प्रोग्राम बयान करता है, अपने गोल्स बयान करता है, ऑब्जेक्टिव्स बयान करता है, यानी वो बताता है कि ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी को, इदारे को क्या फ़ायदा होगा, इस कौम को, इस मुल्क को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेथड्स का जिक्र करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन से मेथड्स इस्तेमाल करेगा, इसमें कितना टाइम इस्तेमाल होगा, इसमें स्किल्स कौन सी चाहिए, एंड प्रोग्राम बजट, और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना बजट दरकार है। ये सारी चीज़ें रिसर्च प्रपोजल में शामिल की जाती हैं। अब अगर तो कंपनी की समझ में आ जाता है कि ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये इतने बजट में प्रोजेक्ट बन सकता है, ये टाइम भी फिजिबल है, सूटेबल है, तो फिर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। परसुएशन लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरी प्रपोजल, ये से मुतल्लिक कहा गया कि जनाब किसी भी प्रपोजल का एम क्या होता है? परसुएशन, यानी पढ़ने वाले को कायल करना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कायल करना, कंपनी के मैनेजर्स को कायल करना कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। When you write a proposal, you seek to get your reader accept your plan for completing a task. तो जब आप एक प्रपोजल लिखते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि उसको पढ़ने वाला आपके टास्क को, आपके प्लान को, प्रोजेक्ट को कबूल कर ले और आपको फंड्स प्रोवाइड करे उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए। तो ये जो पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, इसमें प्रपोजल की असल बयान की गई है, प्रपोजल की रूह बयान की गई है कि हकीकत में प्रपोजल इस मकसद के लिए लिखा जाता है। लेकिन आप किस मकसद के लिए लिखेंगे वो आगे चलकर हम पढ़ रहे हैं जी। टाइप्स ऑफ प्रपोजल में इसका जिक्र आएगा। प्रपोजल्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। प्रपोजल के आमतौर पर 4 ग्रुप्स होते हैं, 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 है जी रिसर्च प्रपोजल, ऑल्सो नोन एज एकेडमिक प्रपोजल। पहली तरह की प्रपोजल्स रिसर्च प्रपोजल कहलाती हैं और ये स्टूडेंट्स लिखते हैं। उसके बाद बिजनेस प्रपोजल्स आ जाती हैं, उसके आगे सॉलिसिटेड प्रपोजल और अनसॉलिसिटेड प्रपोजल आ जाती है। तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रपोजल का जिक्र करते हैं। अ रिसर्च प्रपोजल इज एकेडमिक इन नेचर। रिसर्च प्रपोजल का ताल्लुक एकेडमिक्स, तालीम से होता है। स्टूडेंट्स एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिसर्च प्रपोजल टू कंडक्ट रिसर्च एंड टू ऑब्टेन देयर डिग्री। कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के तालिब इल्म एक रिसर्च प्रपोजल पहले सबमिट करवाते हैं, उसके बाद और अगर उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं या थीसिस लिखते हैं और यूं वो अपनी डिग्री हासिल करते हैं। प्रोफेसर्स आल्सो विश टू गेट ग्रांट इन रिस्पॉन्स टू आ रिक्वेस्ट और एन अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट और सम अदर एजेंसी। प्रोफेसर साहिबान भी ग्रांट हासिल करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हमने फंडिंग का जिक्र पड़ा था कि कोई हुकूमती इदारा या कोई NGO, गैर हुकूमती इदारा किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने से मुतल्लिक एक अनाउंसमेंट करता है, अखबार में इश्तहार देता है, और अगर वो प्रोजेक्ट तालीमी प्रोजेक्ट है तो प्रोफेसर साहिबान, टीचर्स उसमें दिलचस्पी रखते हैं और वो एक बाकायदा रिसर्च प्रपोजल बनाकर पेश करते हैं कि जनाब इस प्रोजेक्ट को इस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है
और इस मकसद के लिए, इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए उनको ना सिर्फ फाइनेंशियली असिस्ट किया जाता है, उनको पैसे देकर उनकी मदद की जाती है, बल्कि इस तरह से उनके एक्सपीरियंस में, उनके सीवी की वर्थ में इजाफा होता है। अच्छा जी, इसमें मैं जनाब एक सेंटेंस का आपके लिए इजाफा कर देता हूँ। मैं लिखा दे राइट प्रपोजल्स, यानी ये प्रोफेसर साहिबान भी प्रपोजल लिखते हैं अगर वो देखते हैं कि कोई अनाउंसमेंट है, कोई एडवर्टीजमेंट है और ये प्रोजेक्ट वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी बिजनेस प्रपोजल। तो business proposals are submitted by business employees or people belonging to business fields. Some business firms get a request for proposal published in a newspaper or uploaded on social media. क्या होता है कि business proposals बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, एम्प्लॉइज़ लिखा करते हैं, और इसकी रीज़न क्या होती है कि बाज़ वक़्त कोई एक बिजनेस फर्म, कोई कंपनी, कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री अखबार में एक इश्तहार देती है या सोशल मीडिया पर एक मैसेज अपलोड किया जाता है कि उनके पास एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इस मकसद के लिए उनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो जो लोग समझते हैं कि उनके पास तालीम है और एक्सपीरियंस है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो एक रिसर्च प्रपोजल बनाकर पेश करते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, दे वांट टू promote their business or get some project completed with the help of qualified and experienced professionals। तो बिजनेस फर्म्स क्या चाहते हैं कि एक तो वो अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, इसके अलावा वो चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स की मदद से उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। सॉलिसिटेड प्रपोजल, अब अगली बात होती है कि सॉलिसिटेड प्रपोजल क्या है। इसका ताल्लुक बिजनेस से ही होता है ज़्यादातर। अ सॉलिसिटेड प्रपोजल इज वन दैट इज सबमिटेड इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक वर्क स्टेटमेंट फ्रॉम द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर यानी कोई कंपनी, कोई ऑफिस, फैक्ट्री जो कि एक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। वही पहले वाली बात कि कोई एक कंपनी, कोई ऑफिस, कोई बिजनेस फर्म, कोई फैक्ट्री एक इश्तहार लिखती है अखबार में, या एक मैसेज अपलोड किया जाता है सोशल मीडिया पर कि उनका एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को इतने अरसे में पूरा करना है, इसके लिए उन्हें प्रपोजल्स दरकार हैं। ये सॉलिसिटेड प्रपोजल होती है जब अखबार में इश्तहार पढ़ा जाता है, जब सोशल मीडिया पर कोई मैसेज पढ़ा जाता है और फिर उसके अगेंस्ट कोई प्रपोजल लिख कर दिया जाए, तो ये सॉलिसिटेड है, यानी आपसे प्रपोजल मांगी गई है, उसको सपोर्ट किया गया है। अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन इज समटाइम्स, ये एक ही चीज़ के दो नाम है जनाब। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन एक ही टॉपिक के दो मुख्तलिफ नाम है। इज समटाइम्स पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया बाय द स्पॉन्सर्स टू सॉलिसिट proposals for specific research, development or training project or to provide specific services और गुड्स। ओके, इन सारे कामों के लिए ये प्रपोजल्स दी जाती हैं, इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। द रिसर्च रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन जनरली, जी तो हम पढ़े थे द RPF और RFA जनरली includes standard terms, conditions and assurance that the institution is asked to accept। तो कहा गया कि जो सोलिसिटेड प्रपोजल होती है उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जो लोग रिसर्च प्रपोजल पेश करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए, अगर उनका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर उनको कंपनी के साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जहन में रखते हुए, और कंपनी इसके अगेंस्ट, इसके बदले में उनको गारंटी देती है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनको टाइम भी दिया जाएगा, उनको फाइनेंशियल
असिस्टेंस मदद भी फराहम की जाएगी। अनसोलिसिटेड प्रपोजल वो होती है जिससे मुतल्लिक कोई एडवर्टीजमेंट अखबार में नहीं होती। एक शख्स अपने बिहाफ पर कोई एक प्रपोजल लिख कर किसी इदारे को सबमिट करवा देता है। एन अनसोलिसिटेड प्रपोजल is initiated by the applicant and is submitted on his own behalf। कहा गया कि एक प्रपोजल लिखने वाला शख्स अपने तौर पर एक प्रपोजल लिखकर किसी इदारे को सबमिट करवा देता है। एंड an unsolicited proposal is not demanded by the sponsor, it is submitted on the hope that the company might need it now or in future। तो प्रपोजल लिखने वाला इस उम्मीद पर प्रपोजल लिखकर सबमिट करवाता है कि शायद कंपनी को आने वाले ज़माने में कभी इस तरह के प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ जाए, लिहाजा वो अल्लाह के भरोसे पर प्रपोजल लिखकर सबमिट करवा देता है। इसको अनसॉलिसिटेड प्रपोजल कहा जाता है और नॉर्मली इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, कोई वर्थ नहीं होती। पार्ट्स ऑफ प्रपोजल जी, अब पार्ट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल ये बड़े अहम हैं। अगर आपको अभी प्रपोजल लिखना है, अगर अभी आप लोगों ने रिसर्च प्रपोजल नहीं लिखना और आप लिखने जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च प्रपोजल के पार्ट्स आपके जहन में हो, आपको पता हो कि फिजिकली इसकी शक्ल सूरत क्या होती है। What matters is the structure you apply to write a good proposal। जो चीज़ सबसे अहम है वो है कि आपकी प्रपोजल का स्ट्रक्चर, इसका ढांचा, इसकी बनावट कैसी है। When you have collected data, analyze it and have interpreted your research findings, now it is time to organize them in the form of a finished report। तो कहा गया कि जब आप डाटा कलेक्ट कर चुके हैं, इसको एनालाइज कर चुके हैं और अपनी प्रपोजल के मुताबिक इसको अरेंज भी कर चुके हैं, तो फिर लास्ट फाइनल स्टेप ये है कि इसको एक रिपोर्ट की सूरत में, फिनिश्ड रिपोर्ट की सूरत में टाइप कर लें, लिख लें, तैयार कर लें। प्रपोजल्स कंटेन ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स विच गाइड द रीडर टू अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। और प्रपोजल्स के कुछ एक हिस्से होते हैं जो कि पढ़ने वाले को गाइड करते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। लेट अस डिस्कस दोस पार्ट्स। तो आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है जी कवर पेज। कवर पेज बाइंड्स द रिपोर्ट। इट इज एम्बेलिश विद द कंपनी लोगो बिकॉज इट कैन मेक एन इम्प्रेशन अबाउट द रिपोर्ट इटसेल्फ। तो कहा गया कि कवर पेज रिपोर्ट को बाइंड करता है, ये कंपनी के लोगो को इम्बेलिश करता है। इम्बेलिश मतलब होता है सजाना, संवारना। एंड इट कैन मेक एन इम्प्रेशन अबाउट द रिपोर्ट इटसेल्फ। कवर पेज के दो काम है जनाब। एक तो ये रिपोर्ट पे सबसे ऊपर होता है, इस पर कंपनी का लोगो लगा होता है। अगर आप एक प्रपोजल तैयार करते हैं एज ए स्टूडेंट, तो उस पर आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो होगा। तो इस कवर पेज को देखकर ना सिर्फ आपकी कंपनी की वर्थ का पता चलता है कि लोगो बड़ा खूबसूरत है, कंपनी भी बहुत आला होगी, लोगो घटिया है, कंपनी भी बस ऐसे ही होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इससे आपकी रिपोर्ट का एक तासुर मिल जाता है कि अगर कवर पेज ही इतना घटिया है, दकियानूसी है, तो रिपोर्ट कैसी होगी। नहीं जी, कवर पेज तो बड़ा आला है, रिपोर्ट भी अच्छी ही होगी। It promotes the company image in positive manner. Some cover pages also include the title of the report। ये कंपनी के इमेज को भी बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या जी, टाइटल पेज। Title page displays the title of the proposal and is considered the first page of the report। टाइटल पेज पर टाइटल प्रपोजल का टाइटल, उसका उन्वान, उसका नाम लिखा होता है। इसको रिपोर्ट का पहला सफ़ा भी ख्याल किया जाता है। टाइटल पेज कंटेन्स द नेम, टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट। जो शख्स इस रिपोर्ट को रिसीव कर रहा है, यानी आपका सुपरवाइज़र या कंपनी का डायरेक्टर, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका एड्रेस, उस शख्स का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इस पर लिखा होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स द नेम, टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस ऑफ द preparer of the proposal and
इट्स डेट ऑफ सबमिशन। जो शख्स प्रपोजल प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है, उसका अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी अपनी कंपनी का नाम और इस प्रपोजल के सबमिट करने की डेट भी टाइटल पेज पर होती है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट बहुत अहम चीज़ है जनाब प्रपोजल में। ये प्रपोजल की जान ख्याल की जाती है। जिसका एब्स्ट्रैक्ट पास हो गया उसकी प्रपोजल पास हो गई। Every proposal should have an abstract. The abstract forms the reader's initial impression of the work. कहा गया कि एब्स्ट्रैक्ट को पढ़कर आपके काम से मुतल्लिक एक पहला इंप्रेशन बन जाता है रीडर के जहन में कि इसका पूरा रिसर्च प्रपोजल कैसा होगा। एंड देयरफॉर प्लेज अ बिग रोल ऑन वेदर द एप्लीकेशन इज फंडेड और नॉट। तो एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के ही पता चल जाता है कि इस रिसर्च प्रपोजल को एक्सेप्ट करके इसको फंड्स मिलेंगे या ये रिजेक्ट हो जाएगी। द एब्स्ट्रैक्ट स्पीक्स फॉर द प्रपोजल एंड प्रोवाइड्स द रीडर विद हिज फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द रिक्वेस्ट। ये भी वही पहले वाली बात है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। नेक्स्ट आते हैं, सम रिव्यूअर्स रीड ओनली द एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, अ फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर हु वोट्स ऑन फाइनल फंडिंग डिसीजंस। कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो मेंबर जो कि रिपोर्ट को, रिसर्च प्रपोजल को पढ़कर उसको पास करता है और फंडिंग फंड्स जारी करने के लिए रिकमेंडेशन पेश करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही फैसला कर लेता है कि इस पूरे रिसर्च प्रपोजल को पढ़ा जाना चाहिए या नहीं। दस इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल एलिमेंट इन द प्रपोजल। इस तरह से ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये पूरी रिपोर्ट में बड़ा अहम एलिमेंट होता है। अगला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इसका लास्ट पॉइंट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, इसको खुद से देख लीजिएगा क्योंकि वही ऊपर वाली बातें इसमें रिपीट की गई हैं। लेंथ डिपेंड्स अपॉन स्पॉन्सर्स गाइडलाइंस फ्रॉम हाफ पेज टू 2 पेजेस। एब्स्ट्रैक्ट की लेंथ आमतौर पर आधे सफ़े की होती है। पूरी रिसर्च रिपोर्ट का, रिसर्च प्रपोजल का एब्स्ट्रैक्ट आधे सफ़े का होता है। हाँ, कुछ कंपनीज 2 सफ़े का एब्स्ट्रैक्ट डिमांड करती हैं, वो ऑन डिमांड बनाया जाता है। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट है वो हाफ पेज का होता है। आगे आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप अपनी रिसर्च प्रपोजल में मौजूद तमाम तर टॉपिक्स का पेज नंबर बता देते हैं कि फ़लाँ पेज नंबर पर फ़लाँ टॉपिक है। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं, लेकिन इसका होना फ़र्ज है। सिग्निफिकेंस, अहमियत। दिस सेक्शन एड्रेसेस व्हाई द proposed work is important in the field and answers the question what. सिग्निफिकेंस, ये एक पैराग्राफ होता है, इसमें आप बताते हैं कि आपकी रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है, मुस्तकबिल में इससे क्या फ़ायदा होगा, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, कौम को क्या फ़ायदा होगा, एट्सेट्रा। आप फ्यूचर में आने वाले रिसर्चर्स को इसका क्या फ़ायदा होगा, ये सारी बातें आप सिग्निफिकेंस में बताया करते हैं। अच्छा जी, सिग्निफिकेंस के बाद आ जाता है एक्नॉलेजमेंट वाला पोर्शन। तो एक्नॉलेजमेंट मैं पढ़ नहीं रहा, आपको मुख्तसर बता देता हूँ। एक्नॉलेजमेंट एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में आप उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने रिसर्च प्रपोजल के बनाने में या इस पूरे प्रोजेक्ट के बनाने में आपका साथ दिया है। मिसाल के तौर पर आपका सुपरवाइज़र, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त अहबाब, जिन्होंने आपको बताया कि इस आपके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा फ़लाँ वेबसाइट पे मिलेगा, इससे रिलेटेड किताब आपको फ़लाँ लाइब्रेरी में मिलेगी, उस ऑथर की, राइटर की बुक आपको पढ़नी चाहिए। किसी ने आपका प्रोजेक्ट टाइप कर दिया या उस टाइप की हुई तहरीर को एडिट करके उसको गलतियों से पाक कर दिया। ऐसे सारे लोग जो आपकी मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है और उसके लिए एक पैराग्राफ लिखा जाता है, शुरू में लिखा जाता है, उसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। तो इसको मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन इसकी अहमियत मैंने आपको बता दी है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी है। ये एग्जीक्यूटिव समरी और ऊपर जो हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था ये एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी पे आते हैं। मेथोडोलॉजी बड़ी अहम है, इसको मैं पढ़ के इसकी वजाहत करता हूँ। This portion is generally added in research proposals which are prepared by university students. जो research proposals university students तैयार करते हैं उसमें methodology का एक चैप्टर होता है। प्रोफेसर साहिबान की रिसर्च प्रपोजल्स में methodology का एक चैप्टर होता है। और याद रहे कि methodology सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं, ये पूरा एक चैप्टर होता है। इन दिस पार्ट द रिसर्चर इन्फॉर्म्स द सुपरवाइजर ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च टूल्स। इस पूरे चैप्टर में आप बताते हैं कि आप अपनी रिसर्च के लिए कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे।
मेथोडोलॉजी का जिक्र किया जाता है, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन का जिक्र किया जाता है, यानी आप मुआशरे के किस तबके को सिलेक्ट करके उस पर अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसको पॉपुलेशन कहते हैं. ही इज गोइंग टू इंक्लूड इन his research. अच्छा, this chapter of proposal is very technical and its presentation proves the ability of researcher to conduct research. इस चैप्टर को पढ़कर पता चल जाता है कि जो बंदा जिसने रिसर्च प्रपोजल लिखा है वो रिसर्च कंडक्ट कर भी सकता है या नहीं, वो प्रोजेक्ट पूरा कर भी सकता है या नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा टेक्निकल काम होता है और ये जो मेथोडोलॉजी वाला काम है अक्सर लोग खुद नहीं करते, इसमें किसी शख्स की मदद लेना पड़ती है क्योंकि हर बंदा हर काम में माहिर नहीं होता. नेक्स्ट बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है. बॉडी ऑफ द रिपोर्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे इससे पहले आपने बिजनेस लेटर्स में पढ़ा था कि लेटर की एक बॉडी होती है, एप्लीकेशन की एक बॉडी होती है, जो फॉर्मल लेटर्स हैं, ऑफिशियल लेटर्स हैं, उनमें एक बॉडी होती है और बॉडी में ओरिजिनल मैसेज दिया जाता है. इसी तरह से आपकी रिसर्च प्रपोजल की भी एक बॉडी होती है और फ़र्क ये है कि लेटर या एप्लीकेशन में तो बॉडी 2 से 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है, इसमें 4 से 6 पेजेस लिखने पड़ते हैं. बॉडी ऑफ द प्रपोजल इज द बैकबोन ऑफ प्रपोजल. ये इस प्रपोजल की पूरी प्रपोजल की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है जिस पर सारा ढांचा खड़ा है. इट कंटेन्स द इसेंशियल एलिमेंट्स द रीडर इज एक्सपेक्टिंग. इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि रीडर पढ़ना चाहता है, जैसा कि द इंट्रोडक्शन, द डिस्कशन, द समरी, द कंक्लूजन, द रिकमेंडेशंस एंड द बिब्लियोग्राफी एटसेट्रा. ये सारा कुछ इसमें शामिल होता है. तो अगला जो टॉपिक वो बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसिस से ही मुतल्लिक है. ये बड़े अहम पॉइंट्स नहीं है लेकिन बहरहाल मैं मुख्तसर आपके लिए पढ़ देता हूँ. बिब्लियोग्राफी सर्व्स टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस फॉर द प्रपोजल. फर्स्ट, इट प्रेजेंट्स अ रिपोर्ट ऑफ द सोर्सेज दैट वर ड्रॉन अपॉन फॉर द प्रोजेक्ट. इसका एक मकसद ये है कि उन रिसोर्सेज का जिक्र किया जाता है बिब्लियोग्राफी में जिन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है. सेकेंड, इट गिव्स द क्रिटिकल रीडर एन इम्प्रेशन दैट प्रीवियस इंफॉर्मेशन वाज कंसल्टेड. और रीडर्स को बिब्लियोग्राफी से पता चलता है कि इससे पहले जो रिसर्च कंडक्ट हुई है इस सब्जेक्ट पर, इस मौजू पर, उससे मदद ली गई है, उसको भी रिवाइज किया गया है. अपेंडिसिस में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिनकी मदद लेकर, जिनको औजार बनाकर आपने अपनी ये रिसर्च कंप्लीट करनी है, अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है. जैसे कि कोई इंटरव्यू आपने लिया किसी से, कोई सर्वे फॉर्म फिल करवाया, कोई क्वेश्चनियर था वो फिल करवाया, तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको इसमें लगानी है. कहीं से कोई प्रिंट आउट्स लिए, कोई चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, कोई इंटरव्यू है, उसकी रिकॉर्डिंग है, वो आप अपेंडिसिस में लगाते हैं ताकि ये प्रूफ हो कि आपने इस तरह से रिसर्च कंडक्ट की है. उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं. रेफरेंसेस में पढ़ नहीं रहा, आपको मुख्तसर बता देता हूँ बिकॉज लेक्चर टाइम इज़ ओवर. लेक्चर चूँकि ख़त्म हो चुका है और रेफरेंसेस बहुत अहम होते हैं जी. आपके रिसर्च प्रपोजल में रेफरेंसेस क्या होते हैं कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए तो आपको ये सबूत रखना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आपने अपना डाटा किस वेबसाइट से लिया है. उस वेबसाइट का लिंक आप रेफरेंसेस में शामिल करते हैं. कोई किताब पढ़ी है, कोई मैगजीन पढ़ा है तो उस किताब का नाम, उसके ऑथर का नाम, उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन, किस सन में, किस साल में वो किताब या वो रिसाला पब्लिश हुआ था, इस सारे का रिकॉर्ड रखना पड़ता है. इवन के पेज नंबर बताना पड़ता है रेफरेंसेस में. और रेफरेंसेस लिखने के ख़ास स्टाइल होता है जिसको APA मेथड लिखा गया है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल स्टाइल. ये रेफरेंसेस होते हैं और रेफरेंसेस लास्ट पे होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ. इसके साथ हम अपना लेक्चर भी ख़त्म करते हैं. जाते जाते एक बात मैं आपको बता दूँ कि हमारा आज का ये जो लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना सिर्फ आपको पेपर में काम देगा. अगर अभी आपने कोई रिसर्च, अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, अगर आपको अभी रिसर्च प्रपोजल लिखना है, वैसे मेरा ख्याल है कि इस लेवल तक आप रिसर्च प्रपोजल लिख चुके होंगे, टीचर ने आपसे लिखवा लिया होगा. बाय द वे नहीं लिखा तो इस लेक्चर को अपने पास सेव कर लीजिएगा, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर इसको डाउनलोड कर लें, सेव कर लें, क्योंकि जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो यही चीज़ें आपने सामने रख ली हैं, यही गाइडलाइंस आपने सामने रखनी है और इन सारी चीज़ों को अपने रिसर्च प्रपोजल में शामिल करना है. आपका बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.